यूजीसी नेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एजुकेशनल स्टडीज लेक्चर 2 पेपर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें लेक्चर 1 में हम बताए गए थे शिक्षा क्या है। अब अपन बात करेंगे दर्शन क्या है। दर्शन जो है ये अंग्रेजी भाषा में हम फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी जो वर्ड है वह ग्रीक भाषा से लिया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा जो है दो शब्द से मिलकर गया, दो शब्द से मिलकर बना गया है। दो शब्दों से मिलकर बना। दो शब्द कौन कौन से है? पहला है फिलोस और दूसरा है सोफिया, है ना। क्या है? सोफिया, है ना। फिलोस और सोफिया, है ना। फिलोस और सोफिया, फिलोस और सोफिया, ठीक है। फिलोस और सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, है ना, ज्ञान। यानी इसका अर्थ अगर हम जाने तो इसका अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम, या फिर कहें तो ज्ञान के प्रति अनुराग यानी है ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग की बात किया जाता है ना, मैंने जिसको आप चाहते हैं उसके प्रति प्रेम होना आवश्यक है ना। जैसे आपको मान लिया कि पढ़ना है ना। किसी को अगर गाड़ी खरीदने के शौक है तो उसमें वो रुचि प्रकट करेगा, है कि नहीं, तभी वह सामान को खरीद पा सकता है। दूसरी शब्दों में हम बात करते हैं कि जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी है तो पास करने का मतलब क्या हुआ? आपको टारगेट और उसमें रुचि होनी आवश्यक है, तभी तो आप वो नेट पास कर पाएंगे। तो इसी को कहा गया है कि ज्ञान के प्रति प्रेम होना चाहिए और ज्ञान के प्रति अनुराग होना चाहिए, ठीक है। अब अगला बात करते हैं कि दर्शन जो है ज्ञान तथा सत्य की खोज करना और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है ना। दार्शनिक किसे कहते हैं? तो दार्शनिक जो उसी को कहते हैं जो ज्ञान तथा सत्य की खोज करता है और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रयोग जब करता है, वैसे व्यक्ति को हम दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है, जैसे विद्वान में पहला आता है मत। दर्शन के संबंध में
कुछ प्रमुख विद्वानों का मत। पहला, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या दिया देख लेते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए, जो व्यक्ति वैसे व्यक्ति जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने और नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, तथा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने और नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे हम दार्शनिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे, अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लें कि कोई चीज़ आपको अध्ययन करना है। ठीक है, अब बच्चा, जैसे कि हम छोटा सा ले लीजिए, है ना, कि बच्चा जो है वह मान लिया कि 1 से लेके 10 तक पहाड़ा जान गया, 1 से लेके 100 तक अगर जान लेता है गिनती, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, अब उस जब पहाड़ा जान गया, गिनती जान गया, तो उसको इच्छा होगी कि भाई अगला बच्चा जो है वह जोड़ घटाव कैसे जानता है, हम भी जोड़ घटाव सीखेंगे। अब उसको दिमाग में आ गया जोड़ घटाव, है ना, जोड़ घटाव भी सीख लिया, गुना सीख लिया, भाग, ये नहीं, उसको हमेशा कुछ संतुष्टि करने के लिए वह संतुष्ट नहीं हो पाता है कि हम जैसे कि उसको रुचि है कि हम ये चीज़ सीखें, ये रुचि के अंतर्गत आ गया, नई बात हो गया। और संतुष्ट कभी इसलिए नहीं था कि भाई वो चीज़ सीख लिया, फिर भी और लालसा आगे की ओर रहती है कि हम सीखना चाहें, है कि नहीं। तो इसको हम बोला जाता है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने और नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता तथा कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हम दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, है ना, प्लेटो के अनुसार हो गया। अब दूसरी बात आती है दूसरे महोदय के अनुसार, शोपेनहावर। ये कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, संसार का व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है ना, यानी दार्शनिक होता
ठीक है। अब हम दार्शनिक होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, दार्शनिक होता है। हर व्यक्ति की इच्छा यही रहती है ना, कि हम कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के मतलब, जैसे समाज में रह रहा है व्यक्ति, जैसे कि घर में क्या चल रहा है या बाहरी संसार में क्या है, वो हमेशा जानने की उत्सुकता रहती है, तो नया ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है, तो वही दार्शनिक है ना। अब बात करते हैं एक और, हम ले लेते हैं दर्शन। दो को आप नोट कर लिए, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल। तीसरा बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। अन्य क्रियाओं के समान, अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य, दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है। बर्ट्रैंड रसल महोदय कहते हैं कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान के, जो भी दूसरे क्रियाएं कर रहे हैं उस सब का मुख्य, दर्शन का भी मुख्य जो उद्देश्य है वो ज्ञान के प्राप्ति है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और भी है, आपको बुक में मिल जाएगी, बुक से आप लोग थोड़ा सा कर सकते हैं। दर्शन जो होता है, दर्शन शब्द, इसका अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ हुआ साक्षात, साक्षात देखना, यानी प्रत्यक्ष देखना, साक्षात देखना या प्रत्यक्ष देखना, है ना। ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। दर्शन को एक अनुशासन के रूप में मानते हैं, किसके रूप में, अनुशासन के रूप में मानते हैं, है ना। दर्शन को एक अनुशासन के रूप में देखा जाता है। प्राचीन जगत की बात की जाए, पहले जो प्राचीन जगत था, प्राचीन जगत, है ना, तो प्राचीन जगत में पहले विज्ञान के अध्ययन, जो विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, जो विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता था, विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, वह दर्शन के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, दर्शन के अंतर्गत, दर्शन के अंतर्गत। लेकिन अब क्या हो गया, आधुनिक युग में विज्ञान, आधुनिक युग में जो हुआ, आधुनिक युग की बात किया जाए तो आधुनिक युग में विज्ञान विषय को दर्शन से हटाकर अलग कर दिया गया है कि नहीं। चलिए अगले पेज पर बात करते हैं। पहले था, आधुनिक युग में जो था, आधुनिक युग, आधुनिक युग में जो था,
ये दर्श जो था, विज्ञान जो है विषय था, विज्ञान विषय है ना, विज्ञान विषय को साथ था, तो विज्ञान विषय को इसको दर्शन से हटा दिया गया है ना, दर्शन से हटाकर अलग कर दिया, हटाया है ना, दर्शन को हटाया। अब फिलोसफी जो वर्ड हुआ, जो फिलोसफी बोलते हैं, ये फिलोसफी जो वर्ड हुआ, ये सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम जो दिए थे, इन्हों दिए थे पेरी पेरी पक्लिज है ना, पेरी पक्लिज है ना, इन्होंने दिया था है ना। यानी इन्होंने कहा था कि पाश्चात्य जगत में दर्शन का अर्थ जीवन के विभिन्न पक्षों संबंधी ज्ञान की खोज करना है, जबकि भारतीय जगत में दर्शन का अर्थ जो है अनुभूति है ना, अनुभूति का विषय रहा है, तथा इसी अनुभूति के द्वारा अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति भी इसी विषय के अंतर्गत किया गया है। दार्शनिक चिंतन को मानव की मूल प्रवृत्ति, दार्शनिक जो चिंतन है, दार्शनिक चिंतन है ना, दार्शनिक चिंतन की बात की जाए तो दार्शनिक चिंतन की जो मूल चिंतन जो था, मानव की मूल प्रवृत्ति माना गया। क्या माना गया? मानव की मूल प्रवृत्ति माना गया है ना, प्रवृत्ति माना गया, मानव की मूल प्रवृत्ति। दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई जीवन दृष्टि, जीवन मूल, उसका कोई आधार होता है ना। जब तक वह आधार नहीं होगा तब तक वह सीख पाएगा नहीं, है ना। जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति को उद्देश्य होगा कि हमको ड्राइविंग करना है, तो गाड़ी खरीदेगा है ना, वह सीखेगा, तभी तो उसमें रुचि आएगी, तभी तो वह सीख पाएगा। इसी से हम कह सकते हैं ना, पाश्चात्य जो देश में थे उनमें दर्शन के अंतर्गत बौद्धिक, पाश्चात्य जो थे, पाश्चात्य जगत में पाश्चात्य देशों में या जगत की बात किया जाए तो उसमें दर्शन के अंतर्गत बौद्धिक चिंतन को महत्व दिया। इसमें जो है से बुद्धि, बौद्धिक माने बुद्धि, बौद्धिक बुद्धि का पर ज़्यादा बल दिया गया, महत्व दिया गया। पाश्चात्य दर्शनों ने अप्रोच ज्ञान को ही बौद्धिक चिंतन के रूप में माना गया है, जबकि भारतीय दर्शन में बौद्धिक चिंतन को इतना महत्व नहीं दिया गया। भारतीय दर्शन में है कि नहीं। समान रूप से अगर देखा जाए तो दर्शन एक अनुशासन है ना, दर्शन एक अनुशासन है जिसके माध्यम से सत्य, शिवम, सुंदरम पर पहुंचा जाता है ना। पाश्चात्य भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएं हैं जो यथार्थ, सत्य तथा वस्तु के बारे में वर्णन किया जाता है। प्राचीन काल में ही दर्शन शब्द का प्रयोग होता आया है। दर्शन जो है प्राचीन काल से ही होता है। इस दर्शन शब्द का अर्थ हम जिस ढंग से सोचते हैं, जिस तरह से अपनी राय देते हैं, वो हमारे दर्शन का प्रतीक होता है ना। वही दर्शन हुआ। जैसे जिस ढंग से आदमी मनुष्य सोचता है, जिस तरह से अपनी राय देता है, वह हमारे दर्शन का यह सिंबल है कि नहीं। आधुनिक दर्शन शास्त्र में किसी भी प्रत्याशी अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना प्रमुख उद्देश्य होता है। जॉन डीवी कहते हैं, क्या कहते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं, जब भी दर्शन की गंभीरता से, जब भी दर्शन की गंभीरता से चिंतन करेंगे तभी उसके ज्ञान का प्रभाव
जीवन पर पड़ेगा, जीवन पर पड़ेगा, है ना। ये जॉन डीवी का कथन है कि जब भी दर्शन की गंभीरता से चिंतन करेंगे तभी उसके ज्ञान का प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, है ना। अब जैसे देखिए, कोई भी विषय के आदमी है सीखता है ना। अब जैसे सीख लिया, है ना। जैसे मान लिया कि उसको पढ़ाई करना है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि अच्छे से रहन सहन मेरा हो, समाज में अच्छा स्थान प्राप्त हो। तो उसके लिए शिक्षा ग्रहण करता है कि ताकि हमको शिष्टाचार ये सारी चीज़ बातों को सीख सके और उसी के अनुसार उसको जीवन पर मिलता है। अगर अच्छा व्यक्ति करता है तो अच्छा उसको महसूस होता है ना। दूसरा आता है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर स्पेंसर इन्होंने कहा दर्शन को सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में, सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में हर एक से संबंधित मानते हैं, हर एक से संबंधित मानते हैं वे सब लोग जो सत्यता एवं साहस से प्रकृति, मनुष्य, ब्रह्मांड इत्यादि के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं, वे दार्शनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दार्शनिक कहलाते हैं और धर्मशास्त्री भी कहलाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि दर्शन को सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में हर एक से संबंधित माना जाता है या मानते हैं, हर एक से संबंधित मानते हैं वे सब लोग जो सत्यता एवं साहस से प्रकृति, मनुष्य, ब्रह्मांड इत्यादि के रहस्य जानने का प्रयास करते हैं, उसी को हम बोला जाता है कि दार्शनिक है। अब ये देखिए, अब सत्य है ना, जैसे मान लिया कि सत्य है, अब दिमाग में आ गया है कि यह बना किससे है। कोई वस्तु आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें जानते हो कि ये भाई बना किससे। तो बना जो है उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बना है, उसमें एक तत्व है कि नहीं। ये सारा जो है ऐसे सेल से बना है। मनुष्य का निर्माण करना तो सेल से बना है, तो सेल कहता है ना, वो सेल के समझने की कोशिश करता है आखिर आदमी आया कहाँ से। ये सब जानने की, है ना, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चीज हुआ कैसे, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं। दूसरा बात है दर्शन के तत्व, है ना। दर्शन के तत्व, दर्शन के 4 तत्व। कितना तत्व? दर्शन के 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा,
तीसरा है मूल मीमांसा, है ना, और चौथा है तर्क मीमांसा। ठीक है। अब तत्व मीमांसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तत्व मीमांसा को इसको सत्य का प्रकाश कहा जाता है। सत्य का प्रकाश, कभी कभी मिलान में पूछ लिया जाता है, सत्य का प्रकाश। ये जो है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान से संबंधित, ज्ञान स्वरूप, ठीक है। और इसका जो है मूल मीमांसा ज्ञान के चयन के मानक, ज्ञान के चयन के मानक, ठीक है। और तर्क मीमांसा की बात कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, है ना, साधन, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक बारी बारी से। तर्क यानी दर्शन के तत्वों को संबंध सत्य के प्रकाश से होता है, उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। और ज्ञान के स्वरूप से लिया जाए तो ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान के चयन के मानक लेंगे तो मूल मीमांसा, और ज्ञान प्राप्त करने के साधन को हम तर्क मीमांसा कहते हैं। अब बारी बारी से हम लोग एक को अध्ययन करेंगे, ठीक है। तर्क मीमांसा, पहला आता है तर्क मीमांसा, ठीक है। तर्क मीमांसा जो है इसके अंतर्गत सत्ता, इसके अंतर्गत सत्ता, यथार्थ, है ना, यथार्थ आदि का अध्ययन करते हैं। तर्क मीमांसा के अंतर्गत सत्ता, यथार्थ आदि का अध्ययन करते हैं। ये हमें बताता है, सॉरी तत्व मीमांसा, यहाँ तर्क नहीं, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा यह हमें बताता है, इसमें तत्व कर लीजिएगा, तर्क मिस्टेक से हो गई है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्ता और यथार्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। यह हमें बताता है, तत्व मीमांसा बताता है कि जो कुछ हमारे सामने है वो कहाँ तक वास्तविक है। जो सामने है ना, जो सामने है वो कहाँ तक वास्तविक है ना, कहाँ तक वास्तविक की बात करता है ना, वास्तविक है, वास्तविक मतलब रियल है। कहाँ तक आभासी तथा प्रतीत है ये भी पता करता है। आभासी मतलब ये रियल हो गया और ये आभासी हो गया। एक आभासी, कहाँ तक आभासी। तत्व मीमांसा के अंतर्गत छात्र को क्या किया जाता है, छात्र को, है ना, वास्तविकता को समझने में या समझने की कोशिश करता है। छात्र क्या करता है, तत्व मीमांसा के अंदर जो होता है, छात्र वास्तविकता को समझने के, वास्तविकता को समझने की कोशिश करता है, की कोशिश, है ना, कोशिश करता है कि नहीं। तथा आभास से बचने की कोशिश करता है। वास्तविक है, जैसे गलत चीज़ है, अब गलत चीज़ अनुकरण तो करना है नहीं, उसको सत्य को अनुकरण करना पड़ेगा ना। जैसे मान लें कि देखिए, और जैसे मान लिया कोई वस्तु, हर जीवन में हर तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। जीवन जो है उसमें हर एक प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, सही और गलत। तो बच्चा जो है जब वहाँ पे जब इन्वॉल्व होता है समाज के अंदर, तो उसको अंदर सत्य भी आता है और असत्य आता है ना। तो जो काल्पनिक चीज़ है ना, यानी मनुष्य को, छात्र को जो काल्पनिक चीज़ है वो चीज़ पर ध्यान नहीं देकर सत्य पर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। और वह ध्यान देने की कोशिश करता है, तब हम कहते हैं कि वह वास्तविकता को समझने की कोशिश करता है। मनुष्य को एक दिन मरना जरूर है,
ये सत्य है ना। अब इस चीज़ को समझना आवश्यक है। अगर मान लिया कि अगर मनुष्य अगर सत्य को नहीं ध्यान देगा और वह भौतिक चीज़ की ओर ज़्यादा आकर्षित रहता है तो उससे क्या होगा, प्रभावित पड़ेगा, है कि नहीं, उसको कष्ट आएगी, है नहीं। जहाँ पे आप जानते हैं कि ये भौतिक चीज़ से कष्ट होता है क्योंकि ये चीज नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, ठीक है। तत् तत्मीमांसा के अंतर्गत तत्मीमांसा में भौतिक संसार को आभास या प्रतीत माना गया। ये तो हम अभी आपको समझाए थे तुरंत। पश्चात जगत में दार्शनिकों ने वास्तविकता पे प्राचीन जो जगत जो था, उन लोग वहाँ के जो मानव थे उस पर क्या है, वहाँ भी दार्शनिकों ने क्या दिया, वास्तविकता पे दार्शनिक जो थे वहाँ पे वास्तविकता पर बल दिए थे। ये दिए थे, वास्तविकता पर बल दिया गया। विचार एवं प्रत को ही वास्तविक बने, है ना। विचार जो है, विचार अच्छा विचार होना जरूरी है ना। यानी इसे विचार होना आवश्यक है और विचार अच्छा हो तो वह अच्छा माना जाता है। तत्व मीमांसा को तत्व विद्या या तत्व विचार भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान में लीजिए, तत्व मीमांसा को क्या कहा जाता है, आगे हम नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं, ठीक है। तत्व मीमांसा जो है, तत्व मीमांसा तत्व मीमांसा को तत्व विद्या, इसको तत्व विद्या भी कहा गया है, या कहें तो तत्व विचार भी कहा गया है, ठीक है। तत्व विद्या या तत्व विचार भी कहा गया। दर्शन में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। तत्व मीमांसा का जो है दर्शन में बहुत व्यापक है। दर्शन में क्या है, दर्शन में बहुत व्यापक है, बहुत तक फैला हुआ। व्यापक मतलब बहुत तक फैला हुआ है कि नहीं, बहुत तक महत्व रखता है। जिसमें सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान अर्थात सृष्टि उत्पत्ति का साथ सृष्टि विज्ञान एवं सत्ता विज्ञान आता भी। जो आत्मा संबंधी तत्व या ईश्वर संबंधी तत्व का ज्ञान कराती है, अंग्रेजी में इसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स है ना, मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेटा का अर्थ है, मेटा का अर्थ होता है मेटा का अर्थ परे, क्या है, परे। तथा फिजिक्स का अर्थ होता है फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक जगत का विज्ञान। फिजिक्स का मतलब भी भौतिक होगा, भौतिक जगत का विज्ञान, है ना, विज्ञान, ठीक है, भौतिक जगत का विज्ञान, ठीक है। भौतिक जगत का विज्ञान। इस प्रकार जो मेटाफिजिक्स जो हुआ भौतिक विज्ञान से परे, इसका जो अर्थ हुआ पूरा तरह से, इसका जो अर्थ हुआ उसको हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान से परे किसी और का अध्ययन, यानी इसका अर्थ है भौतिक विज्ञान से परे किसी और का अध्ययन, है ना, अध्ययन, ठीक है। मेटाफिजिक्स परे, मेटा का मतलब होता है परे और फिजिक्स में भौतिक जगत का विज्ञान। भौतिक विज्ञान से परे किसी और का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ साधारण शब्दों में कहा गया कि जहाँ भौतिक विज्ञान समाप्त होता है वहीं से तत्व मीमांसा प्रारंभ हो जाता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत यानी
दार्शनिक के अनुसार कहा कि विश्व का मूल तत्व एक है, इसे एक तत्ववादी कहा गया है। तत्वमीमांसा के अंतर्गत कहा दार्शनिक ने, उसने कहा कि विश्व का जो मूल तत्व है इसे एक तत्ववादी कहा गया है। यानी कुछ एक तत्ववादी दार्शनिक के अनुसार यह एक तत्व अचेतन होता है ना, जिसे भौतिकवादी एक तत्ववाद कहा गया है। दूसरी विचारधारा के अनुसार तत्ववादी क्या है, आध्यात्मिक का तत्ववादी, जिसमें क्या है, चेतना पाई जाती है ना। और चेतना जिसमें पाया जाएगा, है कि नहीं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य यह जानने की कोशिश करता है कि नश्वर जगत को बनाने वाला कौन है ना। जैसे मान लिया कि नश्वर जगत क्या है, जो नष्ट हो जाए। नश्वर का मतलब नष्ट हो जाए। अब नष्ट को बनाने वाला कैसे, जैसे मान लो कि टेबल कुर्सी ये सब बना रहे हैं, तो देखा कि पहाड़ आया कहाँ से, यह पेड़ पौधे आए कहाँ से, ये सब जानने की कोशिश करता है और पहचानने तक वहाँ कोशिश करता है कि आखिर मनुष्य जो है यह बना कैसे, मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, ये जानने की कोशिश करता है। तत्व मीमांसा के अंदर धर्म को भी व्यापक आधार में, धर्म के आधार है ना, प्रदान किया गया। धर्म के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व, उसकी उपासना हो गया, सांसारिक माया मोह हो गया, ये सब विरक्ति यादों को विचारों को व्यक्त करता है कि भाई मोह माया में जाल में फंसता है। तो ये भी तो भौतिक के अंतर्गत आ गया, ठीक है। यानी इसके संदर्भ मैक्स बिंगो ने कहा कि यदि सत्य को समझना हो, हाँ मैक्स बिंगो कहा, क्या कहा मैक्स बिंगो, अब देखिए मैक्स बिंगो की बात, ठीक है। मैक्स बिंगो, मैक्स बिंगो, मैक्स बिंगो, मैक्स बिंगो ने कहा यदि सत्य को समझना है, यदि सत्य को समझना है तो शिक्षा के लिए बुद्धि होना आवश्यक है और चिंतन होना आवश्यक है ना। चिंतन पर बल देना और आवश्यक होगा, आवश्यक होगा, ठीक है। चलिए, मैक्स बिंगो कहता है कि यदि सत्य को समझना है, किसको समझना है, सत्य को समझना है, तो जब हम सत्य को समझेंगे तो उसमें शिक्षा होना आवश्यक है और शिक्षा के लिए बुद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि और चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सत्य को समझने पर बल देती है कि नहीं। क्योंकि बुद्धि आपकी नहीं रहेगी तो समझने की शक्ति नहीं रही, है नहीं। जैसे मान लिया कि कोई कार्य करना है ना, अब उसको बुद्धि होना चाहिए। अब जैसे मान लिया किसी को कहा कि किसी व्यक्ति ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, एक गिलास पानी लाओ। अब एक गिलास पानी लाने का अर्थ हुआ तो उसमें बच्चा को कहा गया कि एक गिलास पानी लाओ, तब उसको दिमाग में ये बुद्धि आनी चाहिए कि गिलास होना आवश्यक है कि नहीं, प्लस उसमें पानी देखेगा, पानी कहाँ पे है, ये दोनों चीज़ आप देखेगा, गिलास भी देखेगा और पानी भी देखेगा। अब वहाँ पे दिमाग लगाएगा कि हमको पानी जो है गिलास में भरना है, तो गिलास को पानी में मान ली बाल्टी में रखा पानी या नल में रहा पानी, तो वहाँ से पानी लाएगा, है कि नहीं। तो इसके पास ये बुद्धि होना चाहिए कि हमको जो पानी लाने की कहा गया है तो गिलास होना आवश्यक है ना, अब पानी भी होना आवश्यक है, तभी तो वो पहुँचाएगा यह व्यक्ति के पास। यानी बुद्धि और चिंतन होना आवश्यक है, तभी आप दर्शन या फिर सत्य को समझ सकेंगे, ठीक है। तत्व मीमांसा को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व मीमांसा को 3 भागों में, तत्व मीमांसा को 3 भाग, क्या भाग, 3 भाग। पहला है प्रकृति दर्शन और दूसरा है आत्म दर्शन
और तीसरा है ईश्वर दर्शन। ईश्वर दर्शन, ये 3 दर्शन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ज्ञान मीमांसा, है ना, ज्ञान मीमांसा, है ना। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उसको जहाँ पे टूटिया है उस धारने की भी कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज तक क्लास यहीं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।